सर नहीं, मैं नहीं था। तुम नहीं थे? आ, कैसे लेक्चर करें लिया फिर? लेकिन मैंने वीडियो लेक्चर लिया लेकिन मैंने। वीडियो ले, बस ठीक है फिर, ठीक है फिर, यानी फिर आगे चले ना। हाँ, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का बस, ठीक है, बाकी ठीक है। साथ साथ रहेगा, साथ ठीक है। हाँ वो ठीक है, वो चलेगा, ठीक वो भी है। तुम्हारे ठीक है। साथ, हाँ साथ साथ वो रिपीट होता जाएगा, वो कोई ठीक मसला हो नहीं गया, है। कोई मसला लो भाई, नहीं। ये यहाँ पे हमने बात पिछली दफा खत्म की थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि इंटरप्ट्स जब हम इन्वोक करते हैं तो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है। जब इंटरप्ट आता है तो तुम्हें पता है कि एंड तो ये है कि एक आईएसआर चलनी है। इंटरप्ट आया, आईएसआर चलनी है, ये तो सबको पता है। लेकिन अब वो किस तरीके से वो सारा साइकिल चलता है कि पहले इंटरप्ट आता है, हम वेक्टर टेबल में जाते हैं, वहां से वेक्टर लेते हैं, फिर उस वेक्टर से आईएसआर पे जाते हैं। तो ये सारा जो चेन थी हमने पिछली बार डिटेल में डिस्कस की थी। इसके अलावा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि एनवायरनमेंट सेट कर लो इसका। एनवायरनमेंट सेट करने से मुराद है कि वो बोरलैंड सी प्लस प्लस आपने यूज करनी है इसकी असाइनमेंट्स में। तो हैव इट इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। बहुत मुश्किल काम है मेरे हिसाब से। ठीक है। वो 1995 की एक सॉफ्टवेयर तुम्हें यूज करनी पड़ेगी। डेव नहीं यूज कर सकते, विजुअल स्टूडियो नहीं यूज कर सकते, ऑब्वियसली वो सी प्लस प्लस है, सी शार्प की चीजें हैं, यूजर लेवल की चीजें हैं। हम हार्डवेयर लेवल की बातें करने लगे हैं तो हमें नीचे की ही चीजें, नीचे के टूल्स चाहिए। और भी टूल्स हैं अच्छे अच्छे, लेकिन वो बोरलैंड को ही पसंद करता है, मतलब इसमें असाइनमेंट्स में ना। दूसरी बात आपसे कही थी, ये डिबग चला के देख लेना अगर समझ आए। मैंने तो फिलहाल स्किप कर दिया था। तो मैं अब आगे चलूंगा और मैं इंटरप्ट से शुरू करूंगा कि इंटरप्ट कैसे आएंगे। तो basically there are two functions, two functions, two functions in C language to call interrupts। एक तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, वो तारों के ऊपर आते हैं, किसी ने की प्रेस कर दी, किसी ने कुछ सिग्नल भेज दिया, ये तो हार्डवेयर इंटरप्ट हो गया। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कोड के अंदर से जनरेट होता है, राइट। जिस तरह असेंबली में तुम ऐसे लिखते थे इंट 0x21, तो ये सॉफ्टवेयर कोड के अंदर से तुम्हारे इंटरप्ट जनरेट होता था। तो इस तरह सी लैंग्वेज में दो फंक्शंस हैं, एक है जेन इंटरप्ट, तो लिटरली तुम एक इंटरप्ट नंबर देते हो, दैट्स इट, इतना आसान है, जेन इंटरप्ट, जनरेट इंटरप्ट। और दूसरा जरा मुश्किल है, वो इंट 86 है, इसके तीन पैरामीटर्स होते हैं, एक दो तीन, ये थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो हम जेन इंटरप्ट से शुरू करेंगे। तो हम करेंगे क्या, अब हमें कुछ चाहिए, कुछ सर्विस चाहिए। तो यार ये स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए, इनकी बहुत सारी चीजें हैं जो पुरानी याद करनी है। रिमेंबर दैट इंटरप्ट्स were being used to export services via BIOS and DOS. In other words, BIOS या DOS provided an API to by using these interrupts, more specifically their services. आपको सारा याद आए ना आए, आपको कम से कम इतना तो याद आना चाहिए कि बातें ऐसी होती थी कि यार इंटरप्ट 10 की सर्विस 4 कॉल कर दो तो ये हो जाएगा, इंटरप्ट 1 की सर्विस 2 कॉल कर दो तो ये हो जाएगा। इस जबान में हम बातें करते थे। अब होता यह है कि बायोस के पास हजारों फंक्शंस मौजूद है, ऑलरेडी रिटर्न कोड मौजूद है जो सिर्फ जो कुछ स्पेसिफिक काम करता है। फॉर एग्जाम्पल तुमने बायोस को कहना है कि आज पकौड़े बना दो, ठीक है। तो उसके लिए बजाय इसके कि बायोस एक फंक्शन रखता पकौड़े बना दो का, उसने ये किया कि तुम्हें कहा कि अगर तुम इंटरप्ट 10 की सर्विस 5 कॉल करोगे तो मैं पकौड़े बना दूंगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका तीसरा तरीका ये है कहने का कि बायोस डॉस एक्सपोर्ट्स सर्विसेज थ्रू इंटरप्ट्स। ये मैंने सारी बातें एक ही बात की है, तीन डिफरेंट तरीकों से। तो बेसिक बात ये है कि कुछ बना बनाया कोड बायोस के अंदर मौजूद है, उसको कॉल करने के लिए तुम्हें सर्विस या इंटरप्ट यूज करना है, दैट्स इट। ठीक है। तो सारी बात है, उसको करने के लिए तुम्हें जेन इंटरप्ट चाहिए होगा ना, तुमने कॉल करना है उस इंटरप्ट को। तो हमारा जो पहला है वो इंटरप्ट 21 की सर्विस 9 है। ये क्या करता है, ये प्रिंट स्ट्रिंग करता है मेरा ख्याल है सिर्फ। हाँ बस, तो हमारा जो पहला रियल एग्जांपल है वो है
इंटरप्ट 21 की सर्विस 9, प्रिंट डॉलर टर्मिनेटेड स्ट्रिंग। एक और छोटी सी बात है कि ऑल डॉस सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड वाया इंट 21। डॉस की जितनी सर्विसेज होंगी ना वो इंट 21 पे आपको मिलेंगी, जैसे ये मिली है 21 के ऊपर। अगर इसके अलावा कोई इंटरप्ट यूज हो रहा है तो बाय डेफिनेशन वो बायोस का इंटरप्ट है, ठीक है। तो 21 की सर्विस 9 ये करती है कि वो डॉलर टर्मिनेटेड स्ट्रिंग प्रिंट करती है। अब जाहिर बात है हर सर्विस को कुछ पैरामीटर चाहिए होते हैं। इन 10 की सर्विस 5 पकौड़े तो बना देगी, लेकिन क्वांटिटी कितनी बनानी है, किस किस्म के पकौड़े बनाने हैं, आलू रखने हैं या नहीं रखने हैं, ये सारे पैरामीटर्स हैं ना जो हमें उस फंक्शन को प्रोवाइड करने हैं। तो इसके तो बहुत आसान है, इसको तो हमें बताना है कि भाई स्ट्रिंग कौन सा है जो प्रिंट करना है और किधर करना है। तो ये 3 इसके पैरामीटर्स आ गए इस सर्विस के। एक और बात रिमेंबर दैट सर्विस नंबर इज ऑलवेज इन AH। क्या अगर बहुत बड़ा नंबर है तो AX में होता है, बट आई मीन दिस इज ऑलवेज द केस ना, कि मतलब हाँ मतलब दिस इज ऑलवेज द केस कि जो सर्विस नंबर है वो हमेशा AH में होता है, पूछना नहीं पड़ता। तो इंटरप्ट 21 की सर्विस 9 अगर कोई आपसे कहे कि कॉल करो, तो आपको एक बात तो पता है कि सर्विस नंबर 9 जो है वो AH में आएगा। बाकी पैरामीटर्स हर सर्विस के अपने होते हैं। पकौड़े वाली सर्विस को ये बताना था कि आलू रखने हैं या नहीं रखने, लेकिन इसका क्या ताल्लुक आलूओं से, इसको ये बताना है कि स्ट्रिंग किधर है जिसको प्रिंट करना है और कहाँ प्रिंट करना है। दैट्स इट, ये है, ठीक है। अच्छा, गिवन दिस मैं अब अपना प्रोग्राम लिख सकता हूँ टू प्रिंट अ स्ट्रिंग। आज नहीं लिख सकूंगा, मैंने इन्वायरमेंट ही नहीं सेट किया, याद ही नहीं रहा। तो उम्मीद है कि कल तक कर लूंगा। किसी ने अगर इन्वायरमेंट सेट कर लिया है तो वो प्लीज़ इसको जाके कॉपी पेस्ट करके चलाए, तो मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा। stdio और conaio पुरानी चीज़ें हैं, बायोस और डॉस की हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है हर प्रोग्राम में। एक कैरेक्टर अरे ले ली, सिंपल कैरेक्टर अरे 80 कैरेक्टर्स की, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। सी लैंग्वेज के अंदर मैंने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन कॉल कर लिया, वेरी गुड। अब ये 3 लाइनें हैं जिनको मैं फोकस करना चाहता हूँ। अब आप हो सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली अब प्रॉब्लम जो आपको फेस हो रहा है वो ये है कि कॉल दीज interrupts, we need to be able to manipulate registers directly from C language। जैसे असेंबली में करते थे, असेंबली में रजिस्टर में डायरेक्ट वैल्यू डाल देते थे, डायरेक्ट उठा लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब सी लैंग्वेज में बैठे हो ना, डिफरेंट स्टोरी है। तो सी यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो वेरिएबल। सूडो वेरिएबल ये होता है कि अगर तुम अंडरस्कोर लगा के किसी रजिस्टर का नाम लिख दो तो दिस इज नॉट treated as a normal C variable. Instead, it is treated as a register and is called a pseudo variable. Pseudo variable इसलिए कहते हैं कि it's not a real variable, it's not actually a variable at all, it's actually a register. तो लेकिन इस्तेमाल तुम उसको बिल्कुल वेरिएबल्स की तरह करते हो। यानी मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने लिखा अंडरस्कोर dx, तो ये मैं सिस्टम के dx रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने st डाल दिया। अब st एक अरे थी, अरे का नाम बजाते खुद एक पॉइंटर होता है, एक एड्रेस होता है जो स्टार्टिंग ऑफ द अरे की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। तो मैंने dx के रजिस्टर के अंदर एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग डाल दिया। यही करना था ना, dx के अंदर एड्रेस ही डालना था स्ट्रिंग का, वो मैंने डाल दिया। AH में मुझे सर्विस नंबर डालना था, वो मैंने डाल दिया। और अब मैंने कर दिया जेन इंटरप्ट। जैसे ही जेन इंटरप्ट चलता है, इंटरप्ट नंबर 21 आ जाता है। अब प्रोग्रामर का ये फर्ज है कि इससे पहले जो पैरामीटर्स लोड होने थे वो सारे वो इससे पहले लोड करे और काम करे। तो ये क्या करेगा, ये 3 लाइनें इकट्ठी पढ़नी पड़ेंगी आपको कि 21 की सर्विस 9 कॉल करेगा जो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा।
कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत तो मुझे बताओ। क्या दिस विल बी यूज टू कॉल दिस बेसिकली, ये वाली सर्विस अगर तुम यूज करते हो ये इसको वो यूज करेगी। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, चलते जाएं। वेरी गुड। मसला है तुम्हें ये फोर्स, तुम्हें ये जबरदस्ती कहना चाहिए मुझे कि इसको चलाओ, इसको चला के दिखाओ, तो वो अब नहीं है मेरे पास यार। मैंने पिछले सेमेस्टर से शायद कुछ पढ़ा हुआ है। आ, ये पढ़ी तो है वैसे, ये पढ़ी तो है, लेकिन इसको अब डॉस बॉक्स के अंदर खोलना, वो मैं इस वक्त नहीं टाइम ज़ाया करना चाहता। और प्लस मैं क्यों करूँ, ये आप करो। जैसा पिछली बार कहा था, एनवायरनमेंट आप खुद सेट करो भाई। नहीं होता तो डिस्कस करो, वैसे आप खुद सेट करो। लेकिन शायद मुझे क्लास लेने के लिए तो करना ही पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा। दिस वॉज ऑल द डिस्कशन अबाउट जेन इंटरप्ट। ऑब्वियसली इट्स नॉट फिनिश, हम पूरी किताब में जेन इंटरप्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहरहाल इसमें वो पढ़ाने वाली खास बात और है नहीं। सूडो वेरिएबल्स में तुमने डेटा लोड किया, जेन इंटरप्ट कॉल किया, अल्लाह खैर से। इंट 86 डिफरेंट स्टोरी, टोटली टोटली डिफरेंट स्टोरी। तो another way of calling interrupts is int 86 function in C। ये मजेदार है। इसको समझने के लिए पहले तुमने कुछ ये समझना है। तुम्हारी एक हेडर फाइल है डॉस नाम की, एक हेडर फाइल तुम इंक्लूड करते हो dos.h। उसके अंदर कुछ स्ट्रक्ट्स पड़े हुए हैं। स्ट्रक्ट क्लास ही होती थी, क्लास को ही कहते थे। तो एक स्ट्रक्ट है फुल नाम का, जिसके अंदर 4 वेरिएबल्स हैं, ax bx cx dx। कोई रजिस्टर नहीं, कुछ नहीं, नॉट रजिस्टर। सिंपल एक स्ट्रक्ट डिफाइन हुआ है जो मिमिक कर रहा है रजिस्टर्स को। अब अगर मैं फुल का एक वेरिएबल बनाऊं, फुल का एक वेरिएबल बना दूं a, तो उस a के अंदर 4 चीजें आ जाएंगी, ax bx cx dx। ax का साइज क्या है इसके अंदर? क्या ये एक्चुअली इतना जरूरी है, इतना बुनियादी है कि ये मैं लिखूंगा? तो मैं ये कह रहा हूं कि डॉस की जो हेडर फाइल है कंटेन्स दीज स्ट्रक्ट्स। ठीक है, एक ये वाला है, बस एक ही समझा देता हूँ, दूसरा आप खुद ही कर लोगे। तो इधर इसके बारे में काफी कुछ पता होना चाहिए। तो बेसिकली ax bx cx dx आर ऑल इंट साइज्ड, जिसका मतलब है 2 बाइट्स। इंट 2 बाइट्स है, और नहीं है जैसा C++ में था। इंट 2 बाइट्स है। तो ax 2 बाइट्स का है, तो तुम समझ गए ना ये करना क्या चाह रहा है। ये 16 बिट का रजिस्टर जो है तुम्हारा ax, उसको इसने फुल रजिस्टर में दिखाना चाह रहा है। तो हाउ वी कैन यूज दिस इज कि हम फुल का एक वेरिएबल बना दें a, और फिर हम कहें कि a.ax इज इक्वल टू 100। इस तरह से जैसा नॉर्मल स्ट्रक्ट्स आप इस्तेमाल करते हो ना, यूज दिस, यानी डेटा वगैरह हैंडल करने के लिए एक्चुअली तुम्हें उस फुल के एक वेरिएबल बना के फिर उसके अंदर काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह से एक स्ट्रक्ट है जिसका नाम है हाफ, उसके अंदर al ah bl bh इस तरह की चीजें पड़ी होंगी, और उनका साइज कैरेक्टर होएगा। उनका साइज कैरेक्टर है, कैरेक्टर मींस 1 बाइट। तो जाहिर बात है हम रजिस्टर्स को संभालना चाह रहे हैं, लेकिन ये रजिस्टर्स नहीं है हमारा, ये तो सिंपल स्ट्रक्ट्स हैं। अच्छा, इनको कंबाइन करता है इस टाइप डेफ यूनियन के थ्रू। यूनियन ज्यादातर लोगों को प्रोग्रामिंग में की नहीं होती, ज्यादातर लोगों ने, तो नहीं भी की हुई तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बोथ दीज स्ट्रक्ट्स आर कंबाइंड यूजिंग दिस यूनियन। यूनियन नहीं आती तो गूगल कर लो, आई थिंक दैट वुड बी द इजीएस्ट वे। आनी चाहिए वैसे। तो मैं जो ज़रूरत की बात है वो मैं सारी अभी कर देता हूँ कि हमने यूनियन को इस्तेमाल कैसे करना है। लो भाई, यूनियन क्या होती है? यूनियन के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक स्ट्रक्ट है फुल, जिसका नाम एक्स रखा है,
एक स्ट्रक्ट है हाफ जिसका नाम एच रखा है, और इस यूनियन का नाम टैग रेजिस नहीं सॉरी रेजिस है, ये रेजिस नाम का वेरिएबल है, REGS रेजिस। यूनियन ये करती है कि ये चीजें अलग अलग डिफाइन नहीं करती। यार यूनियन ये करती थी कि अगर मैं एक यूनियन के अंदर इंट रख दूं और एक फ्लोट रख दूं, तो वो इंट और फ्लोट दोनों अलग अलग डिफाइन नहीं होंगे, मेमोरी एक ही होएगी, उसके अंदर एक ही ऑपरेंड पड़ा होएगा। तुम उसको एज ए इंट भी पढ़ सकते हो, तुम उसको एज अ फ्लोट भी पढ़ सकते हो। ये यूनियन करता था। तो जब हम ये डिफाइन करते हैं यूनियन के अंदर, तो वो इसके लिए अलग और इसके लिए अलग मेमोरी नहीं डिफाइन करता, वो इकट्ठी मेमोरी डिफाइन करता है। लेकिन अगर तुम उस मेमोरी को एक्स के तौर पे एक्सेस करोगे तो वो दो बाइट की मेमोरी बन जाएगी, AX BX CX DX। और अगर हाफ के तौर पे एक्सेस करोगे तो वो AL BL, यानी उनका बिल्कुल जिस तरह से रजिस्टर्स चलते हैं कि एक्चुअली रियल में मेमोरी एक ही होगी, और उसको तुम वो कर सकते हो। प्लीज नोट दैट these क्या है ये structs and regis union are simply variables in RAM. These are not registers. ठीक है, ये मतलब भूलना बड़ी आसान सी बात है कि यार ये सारे रजिस्टर्स वाले नाम है, लेकिन ये एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे सिंपल वेरिएबल्स हैं, क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रक्ट्स हैं, जो रैम में अपना डेटा बना के बैठ गए हैं। एक्चुअली जो इनकी पावर आती है वो int 86 के थ्रू आती है। पहले छोटा सा एग्जांपल कर लें, ये वाला। अब ये आपको बार बार हर प्रोग्राम में नजर आएगा कि आपने डॉस की हेडर फाइल इंक्लूड की, उसके अंदर आपने जो एक रेजिस टाइप की यूनियन थी उसका कोई भी एक वेरिएबल बना लो, यहाँ पे A बना लो, B बना लो, उसने हमेशा वो ऐसे ही करता है कि वो ये छोटा रेजिस बनाता है। ये कैपिटल रेजिस जो डिफाइंड है ना उसके अंदर यूनियन का नाम है ये है, तो इसका एक वेरिएबल बना लिया हमने छोटा रेजिस। अब रेजिस के हाफ वाले में एच वाला हाफ वाला मैं यूज कर रहा हूँ, हाफ वाला स्ट्रक्ट यूज कर रहा हूँ, और हाफ वाला स्ट्रक्ट ये था। तो उसके हाफ वाले स्ट्रक्ट में मैं AL में 55 डाल रहा हूँ, AH में 99 डाल रहा हूँ, और जब मैं प्रिंट करवाने आता हूँ तो मैं हाफ वाला नहीं प्रिंट करवा रहा, मैं X वाला फुल वाला प्रिंट करवा रहा हूँ, यानी X वाला, और X के जरिए से मैं उसको कह रहा हूँ कि AX प्रिंट करो। अब ये गेम है ना सारी के, इसको अनाड़ी तो देख के कहेगा कि यार ये 0 आएगा, मतलब खाली है कि उसमें हमने कुछ डाला ही नहीं अभी, क्योंकि हमने फुल के अंदर तो कुछ डाला ही नहीं अभी। लेकिन यूनियन की जिसको समझ होएगी वो ये कहेगा कि यार ये तो मेमोरी एक ही है, अगर मैंने भरी इस तरह से है तो मैं पढ़ ऐसे भी सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये आउटपुट क्या करेगा 9955, यानी AH पहले और फिर वो, तो आउटपुट आपकी आएगी 9955। अगेन चला के देखो, यूज करो। अब ये जो खपाई है वो सारी है इसलिए कि रियल पावर ऑफ रेजिस यूनियन इज यूज्ड इन int 86। ऐसे तो int 86 को लंबी चौड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन हम फिर भी वो कर लेते हैं। int 86 के 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है इंटरप्ट नंबर, दूसरा होता है रेजिस 1 और तीसरा होता है रेजिस 2। int 86 का काम क्या? जैसे अभी शुरू में कहा था कि जेन इंटरप्ट यूज कर लो या int 86 यूज कर लो, दोनों इंटरप्ट कॉल करने के काम आते हैं। तो इंटरप्ट नंबर specifies the specific number, specific, बस यही है, क्या कहूँ, स्पेसिफिक इंटरप्ट टू कॉल, बस ठीक है। int 86 का काम है कि वो इंटरप्ट कॉल करता है। कौन सा इंटरप्ट कॉल करना है वो यहाँ पे इंटरप्ट नंबर में लिखा होता है, int 8621 लिखा होगा। अच्छा, अब रेजिस की बात आ गई। तो रेजिस ये करता है, पहले वाला रेजिस ये करता है कि when we call any interrupt service it needs parameters. So this call takes input parameters from regis 1 and returns data in regis 2.
जब भी तुम एक फंक्शन कॉल करते हो, इंटरप्ट कॉल करते हो, तो उसको उसके कुछ इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, वो इस रेजिस 1 के वेरिएबल में पड़े होते हैं, और उसके कुछ आउटपुट डेटा होता है। आउटपुट डेटा मीन्स कि वो सर्विस जब रिटर्न करती है तो वो तुम्हें कुछ देती है। फॉर एग्जाम्पल इंटरप्ट 21 की सर्विस 42, तो एज एन एग्जाम्पल हम लेते हैं 21 की सर्विस 42, तो ये मूव फाइल हैंडल की सर्विस है। इससे पहले कि हम गुआते हैं, मूव फाइल हैंडल की सर्विस क्या करती है? अ, जब भी तुम कोड के अंदर एक फाइल ओपन करते हो, तो उसमें, सॉरी, फाइल हैंडल नहीं होना चाहिए, ये फाइल पॉइंटर होना चाहिए। जब भी तुम एक फाइल ओपन करते हो सी प्लस प्लस में, जावा में, कहीं पे भी, तो उसके अंदर एक इनविजिबल पॉइंटर होता है, और वो पॉइंटर डिटरमिन करता है कि जब तुम रीड की या राइट की कमांड दोगे तो किस जगह से रीड या राइट होएगा, वो पॉइंटर ये डिटरमिन करता है। तो ये सिंपल सी सर्विस है 21 की 42, जो उस पॉइंटर को मूव करती है बस। ठीक है, कहने में तो सिंपल ही है, लेकिन अब उसकी अपनी डिटेल्स हैं, वो ये हैं, ये इसके इनपुट पैरामीटर्स हैं, और इसी तरह से ये आउटपुट पे ये देती है। और अब हम इसको पढ़ लें और इसका फैसला कर लें कि ये क्या हो रहा है। आउटपुट पे ये सिर्फ एक चीज देती है, वो ये। लो जी, इनपुट आपने उसको ये बताना है कि कौन सी फाइल है। जाहिर बात है, आप उसको बताओगे कि कौन सी फाइल है, तो फाइल का हैंडल जो है वो bx में देना है। फाइल का हैंडल क्या होता है मैं अब इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहा। इट्स एन इंटीजर नंबर बाय विच उस फाइल को पहचाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा, असेंबली में पढ़ा, फाइल हैंडल वो यूनिक नंबर होता है। मैंने उसको कहना है कि भाई फाइल पॉइंटर हिला, तो मैं उसको बताऊंगा किस फाइल के अंदर हिलाना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितना हिलाना है, नंबर ऑफ बाइट्स जितना हिलाना है। सर्विस नंबर हमेशा एएच के अंदर होता है, दैट्स फाइन। अब इसमें एक बात है, ये कि ये मूव टेक्निक क्या चीज है। मूव टेक्निक रिलेटिव वो बताती है, ये है मूव टेक्निक। अगर जीरो है तो बिगिनिंग ऑफ फाइल है। बेसिकली अगर जीरो है तो बिगिनिंग ऑफ फाइल है, वन है तो क्या है, इफ वन देन मूव रिलेटिव टू करंट। वन जो है वो करंट है, और टू जो है वो एंड ऑफ फाइल है। ठीक है, मूव टेक्निक के अंदर हम ये तीन नंबर्स लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 0, 1 या 2, और ये सर्विस को ये बताती है कि भाई जो पॉइंटर मूव करना है वो रिलेटिव टू क्या करना है। यार ये खिचड़ी है थोड़ी सी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पॉइंटर को मूव करो 100 बाइट्स, और मैं कहता हूँ रिलेटिव टू एंड ऑफ फाइल। इसका मतलब है कि एंड ऑफ फाइल से 100 बाइट्स पीछे मूव कर दो। अगर मैं कहता हूँ बिगिनिंग ऑफ फाइल से रिलेटिव, तो दैट मीन स्टार्ट ऑफ फाइल से 100 बाइट्स मूव करना। तो ये मूव टेक्निक ये होती है। ठीक है, तो जब ये सर्विस चल पड़ती है, खत्म हो जाती है, रिटर्न करती है, आउटपुट करती है, तो ये आपको ये बताती है कि एक्चुअली इसने कितनी बाइट्स मूव की। फॉर एग्जाम्पल आपने रिक्वेस्ट की कि 10,000 बाइट मूव कर दो, लेकिन फाइल सिर्फ 100 की थी, तो वो 10,000 तो नहीं मूव करेगा, वो सिर्फ 100 मूव करेगा। तो वो जो एक्चुअल नंबर होता है वो रिटर्न करता है dx:ax में। इसको ऐसे इसलिए लिखते हैं कि एक्चुअली नंबर ax के अंदर आता है, लेकिन अगर नंबर बड़ा होए तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो dx के अंदर चला जाता है। तो इसको कॉन्कैटिनेट करके प्रोग्रामर वो वैल्यूज पढ़ सकता है। जितनी क्लास में डिस्कस होती हैं सर्विसेज आपको याद करनी पड़ेंगी, ये पैरामीटर्स और ये सारे। ये पेपर बहुत गंदा है, थोड़ा रट्टे वाला पेपर है। तो आ जाए ज़रा, ये डिस्कस हो जाए सर ये आप टर्बो सी पे नहीं चला सकते? इस पे टर्बो पे चला सकते हो, मैंने टर्बो ही रखी हुई है। मेरे पास इस वक्त अभी पता चला है कि मेरे पास टर्बो ही निकली है, लेकिन वो टर्बो भी शायद डॉस बॉक्स पे चलेगी। जी सर, डॉस बॉक्स। हाँ, डॉस बॉक्स पे टर्बो के थ्रू चल जाएगी। वो जैसा पिछली बार बात की थी, वो विंडोज 98 के थ्रू चल जाएगी। मैनी वेज। एक सेकंड ठहरना। एक मिनट देना।
अच्छा, अब ये लाइन तो एक स्टैंडर्ड चलेगी, हम एक रेजिस नाम का वेरिएबल बना लेंगे। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है साइज नाम का। अजीब सी बात है, लेकिन साइज का साइज क्या है? कितनी बाइट्स का है साइज? सर 8 का 4। तो इंट 2 का होता है मतलब। हाँ, इंट इसके अंदर इंट 2 का है, सी प्लस प्लस में 4 का था, तो ये 2 का है और लॉन्ग इंट जो है वो 4 का हो गया। ये अनसाइंड के वर्ड पे ना जाया करो, ये ना भी लिखें तो क्या है, जिसको इंटरेस्ट हो वो देख लेना। अब मैं सी लैंग्वेज का एक फंक्शन यूज करता हूँ ओपन का, या फाइल ओपन, एफ ओपन का, और मैं उसको कहता हूँ कि भाई फलानी फाइल खोल दे रीड मोड में। वो फाइल खोलता है, आपको याद होएगा कि वो आपको एक इंटीजर नंबर रिटर्न करता है। उस इंटीजर नंबर को हमने हैंडल नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, मैंने हैंडल डाला बी एक्स के अंदर 42 कितों आ गया, ये सर्विस नंबर होएगा ना ए एच में, तो हाँ 42 सर्विस नंबर था ना, तो वो ए एच में आ गया। उसके बाद ए एल में 2 डाला है। अब ए एल में 2 का क्या मतलब है? ए एल मूव टेक्निक है, और इसका मतलब है कि हम एंड ऑफ फाइल की बात कर रहे हैं। उसके बाद सी एक्स कोलन डी एक्स, ये इकट्ठा ही होता है, दोनों में 0 डालना है। ये 3 लाइनें मिलके क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि फाइल पॉइंटर को मूव करो 0 बाइट्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइल। क्या मतलब हुआ? बेसिकली एंड ऑफ फाइल पे लेके, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स हमने लोड किए हैं, अल्लाह भला करे, एक वेरिएबल में, रेजिस के वेरिएबल में। अब इंट 86 की पावर आती है। इंट 86 ये कहता है कि इंटरप्ट नंबर 21 जनरेट करो, जो इनपुट पैरामीटर्स तुम्हें चाहिए वो इस रेजिस नाम के वेरिएबल में जो भी हमने बनाया है सारा इसके अंदर से ले लो। और ये कह रहा है कि जब ये सर्विस चल के वापस आएगी तो जो डेटा इस सर्विस ने रिटर्न करना है वो इस रेजिस नाम के वेरिएबल में रिटर्न करना। रिटर्न करना क्या, आपको पता है कि dx कोलन एक्स रिटर्न होना है। भाई ये शीशे की तरह साफ होनी चाहिए बातें जो अभी तक होंगी, ठीक है। ये आपने यूज किया, होना आपको ये क्लियर होना चाहिए, और आई एम श्योर ये क्लियर होएगा कि आपको इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन दे दी जाएगी कि भाई ये फलानी सर्विस होती है, ये है, ये है, ये है, और आपको उसको कॉल करना सी लैंग्वेज में आना चाहिए। दैट्स इट। वो आप जेन इंटरप्ट के जरिए करो या आप इंट 86 के जरिए। ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट, ये सॉरी dx कोलन ax, अब जरा इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो सर्विस जो है, सर्विस रिटर्न्स अ नंबर इन dx कोलन ax, ये कॉन्कैटिनेशन है। इट मीन्स कि ax के साथ dx लगा दो तो वो है। अब हम क्या करेंगे कि हमने एक वेरिएबल बनाया है ये साइज नाम का, हम ये इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। जरा डालने की टेक्निक देख लेना। साइज का वेरिएबल जो है उसका अपना साइज 4 बाइट्स है। 4 बाइट्स कैसे बनाऊं, इकट्ठी बना देता हूँ। तो ये साइज नाम का वेरिएबल है 4 बाइट्स का। फिर ये जरा काफी मुश्किल सा काम है और ये हर दफा डिस्कस नहीं हो सकेगा, तो ये एक दफा इसको जरा क्लियर कर लो, उसके बाद फिर आगे खुद ब खुद होता जाएगा। अब मैंने करना ये है कि जो इसका जो ax का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, यानी ये नंबर कॉन्कैटिनेटेड आया है ना, तो इस नंबर का जो नीचे वाला हिस्सा है ax वाला, वो मैंने इसमें रख देना है। इसके मतलब इसके भी अगर मैं 2 हिस्से कर लूँ, 2 बाइट के 2 हिस्से कर लूँ, तो ये ax वाला हिस्सा इसका इधर लाना है मैंने, और ये जो dx वाला हिस्सा है ये मैंने इधर लेके आना है। और उसके बाद मैंने पूरा साइज नाम का वेरिएबल स्क्रीन पे प्रिंट करवा देना है। तो गेम कुछ ऐसी खेलेंगे कि हमें समझ आया, यानी गेम कुछ ऐसी खेलेंगे कि हमें रिटर्न हुआ है dx कोलन ax के अंदर वैल्यू। अब हम उसको डालेंगे एक लोकल वेरिएबल साइज के अंदर जो 4 बाइट्स का है, उसके 2 हिस्से करेंगे 2 बाइट के। अब ये कैसे होएगा? ये ऐसे होएगा कि हम साइज के वेरिएबल को का पकड़ेंगे पॉइंटर, इसको टाइपकास्ट करेंगे एज अ इंट पॉइंटर। कितनी समझ आई? साइज के वेरिएबल का मैंने पकड़ा पॉइंटर,
और उसको टाइप कास्ट, एक्चुअली तो वो लॉन्ग था ना, 4 बाइट्स लॉन्ग की डेटा टाइप होती है, तो एक्चुअली वो लॉन्ग था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको टाइप कास्ट किया एज ए इंट पॉइंटर, तो अब उसके 2 हिस्से हो गए, ठीक है। और अब उसके जो वो वाला हिस्सा है, इक्वल टू px, अब उसका जो मैंने जब उसको डी रेफरेंस किया, ये जो बाहर वाला स्टार लगाया, तो मैं उसके नीचे वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब अगर मैं उसके ऊपर वाले हिस्से इस तक पहुंचना चाहता हूँ, तो वो इस तरह से होएगा कि मैं इसका पॉइंटर बनाऊंगा, इसको टाइप कास्ट करूंगा अगेन एज अ इंट पॉइंटर, तो ये तो फिर मैं इधर ही पहुंच गया इसी में। अब मैं इसमें एक जमा करूंगा ताकि मैं हायर इंटीजर की तरफ जाऊं, और अब इस पूरी कहानी को टाइप कास्ट करूंगा और इसमें डालूंगा dx को, ठीक है। ये 2 लाइनें बड़ी स्टैंडर्ड होती हैं, पूरी किताब में चलनी है। कहीं पे लॉन्ग से इंट में जा रहे होंगे, कहीं से इंट में बाइट में जा रहे होंगे, तो मेरी कोशिश ये है कि आपको ये एक दफ़ा में समझ आ जाए, लेकिन ये आपने एक कागज़ पे लिख लिख के एक दफ़ा बिल्कुल शीशे की तरह दिमाग में साफ करना है बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। आगे तंगी होएगी करना, ठीक है। ना समझ आए फिर कहना मुझे, नो प्रॉब्लम। और फिर हम उसको साइज उसका प्रिंट कर देते हैं, वो साइज का वेरिएबल प्रिंट कर देते हैं। ये आता है ना सबको कि ये क्या हो रहा है? जी सर। गुड। जा रहे कंप्यूटर, चलो अब थोड़ा तेजी से चल पड़ते हैं, ये चीज़ें खुद पढ़ लेना। इंटरप्ट 10 की सर्विस 1 है, मैं लिखूंगा नहीं। ये कर्सर की शेप चेंज करती है। कर्सर कौन सा, ये जो ये ब्लिंक कर रहा होता है ना, तो इसकी शेप चेंज कर, शेप क्या चेंज करती है, साइज बढ़ा देती है, कम कर देती है। तो इसकी कर्सर की स्टार्टिंग लाइन इसके अंदर दोगे CH के अंदर, एंडिंग लाइन CL के अंदर दोगे, विच मीन्स कि अगर मैंने CH में 1 दे दिया और CL में 5 दे दिया, तो कर्सर जो है वो 5 लाइनों के ऊपर ब्लिंक करेगा। तो बस ये 10 की सर्विस 1 करती है, नथिंग स्पेशल, सिर्फ वो है। तो उसने उल्टा किया हुआ है, उसने CH के अंदर 1 डाला हुआ है और CL के अंदर 0 डाला हुआ है। ये उल्टा किया हुआ है कि मतलब हालांकि CL बड़ा नंबर होना चाहिए था ना, वो एंडिंग लाइन है, उसने 0 डाल। अगर इस तरह की हरकत करोगे तो कर्सर गायब हो जाता है। ये इसने ये करके दिखाया, लिखा भी होएगा। हाँ, द कर्सर विल, अगर तुम इस तरह की हरकत करोगे तो कर्सर विल डिसअपीयर। कल क्लास है हमारी आइडियल पॉइंटर रुकने के लिए, अगर बस फिर आइडियल पॉइंटर रुकने के लिए, बाकी कर यार बस एक आधा दिन ही और मिलना है इसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए, तो प्लीज सेट हो जाओ। सर जी वाईवे ने भी जान खाई है। हाँ, वाइवा फाइनल वाइवा आ गया।